नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका 127वां लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एंटोमोलॉजी में पॉलीफाइगस पेस्ट के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने पॉलीफाइगस पेस्ट के बारे में बताया था, एक या दो पेस्ट के बारे में मैंने डिटेल में समझाया था। आज हम बात करेंगे लोकस्ट और टर्माइट के बारे में। ये लोकस्ट और टर्माइट ये भी दोनों पॉलीफाइगस पेस्ट होते हैं, तो इनके बारे में डिटेल में समझेंगे कि लोकस्ट क्या होता है, ये किस तरीके से माइग्रेट करता है, फसलों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है और इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। बोले तो अपनी फसलों को इस लोकस्ट के अटैक से किस तरीके से अपनी फसलों को हम सेव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्माइट के बारे में। टर्माइट बोले तो दीमक होता है। दीमक एक तरीके का ऐसा जीव होता है जो कि कॉलोनी में रहता है, बहुत एक सोशल इंसेक्ट होता है, जो कि एक ऐसे समझ सकते हो कि आप एक सामाजिक कीट होता है जिसमें राजा रानी वर्कर सैनिक ये सब तमाम चीज़ें होती हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि इसका मैनेजमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप मात्र 500 रुपये पेमेंट करके आप इन 8 सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ सकते हैं मुझसे। केवल आपको क्या करना है कि इस QR कोड को स्कैन करना है, स्कैन करके आपको हमें पे करना है और उसका स्क्रीनशॉट जब आप लेंगे, जो पेमेंट करेंगे, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको क्या करना है कि जब चैनल पे जाएंगे तो उस चैनल पे आपको एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा। सब्सक्राइब बटन के जस्ट ऊपर एक लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी। उस लाइन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक 3 पॉपअप खुले मिलेंगे, जिसमें से आपको सबसे नीचे वाला जो लिंक होता है सेंड योर पेमेंट स्क्रीनशॉट, यहाँ पर आपको अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। जो 500 रुपये आपने पे किया है उसको आपको वहाँ सेंड करना है। और इसके साथ साथ अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम का जो मोबाइल नंबर है जिससे आपका टेलीग्राम चलता है, वो मोबाइल नंबर भी हमें सेंड करना है। अगर आप टेलीग्राम नहीं चला रहे हैं तो सबसे पहले आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, टेलीग्राम पर अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद इस अकाउंट को क्लिक करिए, क्योंकि ये जो लिंक है ये आपको रिडायरेक्ट कर देगी टेलीग्राम ऐप पर, और वहाँ से आप आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट आपका देख के और आपका मोबाइल नंबर एक स्पेशल ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर जो ये प्रीमियम कंटेंट है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उनकी वीडियोस आपको वहां पर मिलेगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है पॉलीफाइगस पेस्ट, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लोकस्ट के बारे में। तो लोकस्ट की अगर हम फैमिली की बात करें तो एक्रिडिडी फैमिली होती है। एक्रिडी फैमिली होती है और ये आर्थोप्टेरा से बिलोंग करता है। आर्थोप्टेरा जो ऑर्डर होता है इंसेक्ट का, उसके अंदर से ये बिलोंग करता है। लोकस्ट बिलोंग टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर बीइंग डिस्क्राइब्ड बिलो। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले इंसेक्ट हैं उनको कई तरीकों से बांटा गया है, और वो किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, कब इनका प्रकोप ज़्यादा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला होता है बॉम्बे लोकस्ट। इस तरीके से ये देखने में रहता है। इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, ये बॉम्बे लोकस्ट इस तरीके से दिखता है। इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो जो बॉम्बे लोकस्ट होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैनटेंगा सुकेंटकी। क्या होता है? पैनटेंगा सुकेंटकिट। मोस्टली कन्फर्म टू गुजरात एंड तमिलनाडु। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? ये मोस्टली कन्फाइंड टू गुजरात एंड तमिलनाडु। ये ज़्यादातर, नाम तो इसका बॉम्बे है लेकिन ये ज़्यादातर पाया जाता है गुजरात और तमिलनाडु के एरिया में। ये इस लोकस्ट का ज़्यादातर जो प्रकोप है वो देखने को मिलता है। इट्स ब्रीड ड्यूरिंग मानसून इन द वेस्टर्न घाट एंड हैज़ ओनली 1 ब्रॉड इन ईयर। बात समझना। ये जो इंसेक्ट होता है वो साल भर में केवल एक बार अपनी संतति देता है। अब इसको ध्यान से समझना। इंडिया का जो ये नीचे वाला मैप होता है ऐसे, और यहाँ पर जो श्रीलंका होता है, तो इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट। और इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट पे क्या होता है, जब मानसून सीजन आता है तो वहाँ पर ये क्या करता है? अपनी ब्रीडिंग करता है साल में एक बार। फिर दूसरा है माइग्रेटरी लोकस्ट। बॉम्बे लोकस्ट एक बताया, मैं बता रहा हूँ ये जो लोकस्ट आपको क्लासिफाई कर रहा हूँ, ये सभी लोकस्ट ऐसे हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। बोले तो इंडिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, म्यांमार में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में,
और इंडिया में, इन सभी जगहों पर ये पाए जाने वाले लोकस्ट होते हैं। फिर अगला आता है माइग्रेटरी लोकस्ट, जिसका नाम होता है लोकस्टा माइग्रेटोरिया। लोकस्टा माइग्रेटोरिया, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक तरीके का ये माइग्रेटरी लोकस्ट होता है। इसका माइग्रेशन बहुत दूर दूर तक होता है, मतलब एक देश से दूसरे देश तक ये माइग्रेट करते रहते हैं। मेनली अकर्स इन राजस्थान और गुजरात, क्योंकि राजस्थान और गुजरात जो है हमारे दोनों ये बॉर्डर स्टेट हैं। तो पाकिस्तान से पहले ये कहाँ से चलते हैं, ईरान और इराक से चलते हैं, वहाँ से उड़ते हुए आते हैं, फिर वहाँ से आते हैं ये अफ़गानिस्तान में, फिर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से फिर हमारे इंडिया में प्रवेश करते हैं। तो इंडिया में जो 2 स्टेट हैं जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, वैसे करते तो कई हैं लेकिन 2 स्टेट जो शेयर करते हैं पाकिस्तान से, राजस्थान और गुजरात, वहाँ पर ये आते हैं और वहाँ पर ये अपना प्रकोप फैलाते हैं। इट ब्रीड ट्वाइस इन ए ईयर, ये साल में 2 बार ब्रीडिंग करते हैं, मतलब ये साल भर में 2 बार बच्चे पैदा करते हैं। विंटर स्प्रिंग ब्रीडिंग अकर्स इन पाकिस्तान एंड समर मॉनसून ब्रीडिंग राजस्थान और गुजरात। कहने का मतलब यह है कि विंटर और स्प्रिंग जो सीजन होता है, मतलब ठंडियों के समय में जो ब्रीडिंग करते हैं वो पाकिस्तान में करते हैं, और इसके साथ साथ ये बाद में माइग्रेट होते रहते हैं, और आके जब समर मानसून सीजन आता है तब इस समय पर ये राजस्थान और गुजरात के जो रीजन होते हैं वहाँ पर ये ब्रीडिंग करते हैं। इट में हैव मैनी ब्रॉडेड ए ईयर। ठीक, आप ध्यान से समझना, ये जो माइग्रेटरी होते हैं, माइग्रेटरी लोकस्ट, इस तरीके से दिखते हैं और ये इतना डिवास्टेटिंग होते हैं कि जब ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बादल उड़ के जा रहा हो। ये इतनी ज़्यादा संख्या में होते हैं कि वो छाँव दिखने लगती है, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। जब ये किसी पौधे पर बैठते हैं तो पौधे में जितनी पत्तियाँ होती हैं, हर पत्ती पे 1 और 2 लोकस्ट दिखेगा। आप ऐसे इमेजिन करो कि एक बरगद का पेड़ है, अगर उस पे लोकस्ट का आक्रमण हो गया तो उसमें जितनी पत्तियां होंगी उसमें हर पत्ती पे 1-2 लोकस्ट मिलेगा। इस तरीके से जब इनका सीवियर अटैक होता है तो इस तरीके से होता है कि पत्तियां बिल्कुल ढक जाती हैं, केवल ऊपर से आपको केवल लोकस्ट ही दिखेगा, पौधा दिखेगा ही नहीं। इस तरीके का इनका अटैक होता है। बात करते हैं डेजर्ट लोकस्ट की। ये जो डेजर्ट लोकस्ट होता है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है सिस्टोसिरका ग्रेगेरिया। ये इसका साइंटिफिक नेम होता है किसका, डेजर्ट लोकस्ट का, सिस्टोसिरका ग्रेगेरिया। इट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल लोकस्ट। जितने भी लोकस्ट पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है ये डेजर्ट लोकस्ट। द एडल्ट ऑफ दिस स्पीसीज अकर इन 2 फेजेस। इसका जो एडल्ट होता है वो 2 फेज में एडल्ट बनता है। पहला तो है सॉलिटरी फेज, व्हेन द इंसेक्ट रिमेन स्कैटर्ड। जब ये इसका जो इंसेक्ट होता है वो कैसा होता है, रिमेन स्कैटर्ड होता है। ये स्कैटर्ड कंडीशन में होता है पहली बार जब ये करेगा सॉलिटरी फेज में। इसके बाद जब ग्रेगेरियस फेज में आता है तो व्हेन इन द इंसेक्ट कंग्रेगेट्स एज निम्फ एंड एडल्ट। उसके फिर बाद में फिर क्या होता है, निम्फ और एडल्ट बनता है, मतलब 2 स्टेज में जाके फिर एडल्ट बन पाता है। अगर इसकी लाइफ और हिस्ट्री की बात करें तो इसका जो मेटिंग होता है वो अकर्स बिटवीन सेक्सुअली मैच्योर येलो एडल्ट। जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, इस तरीके से हल्का पीले कलर का एडल्ट हो जाता है, तब इनके अंदर मेटिंग की प्रोसेस होती है, बोले तो समागम की प्रोसेस होती है। एग लेइंग जो होता है वो स्टार्ट होता है 8 से 24 घंटे बाद मेटिंग के। यानी कि जब ये मेटिंग करते हैं तो मेटिंग करके, जैसे ह्यूमन बीइंग में 9 महीने 9 दिन तक होता है, भैंसों में 310 दिन तक होता है, और 282 दिन गाय में होता है। इसी तरीके से इनकी मेटिंग के 8 से 24 घंटे के अंदर ही ये अंडे देने स्टार्ट कर देते हैं। और एक जो सिंगल फीमेल होती है वो लगभग 500 अंडे देती है, जो कि हर एक पॉड में एक कैप्सूल होता है, हर एक कैप्सूल में 5 अंडे। जैसे एक कैप्सूल ये हुआ तो इसमें ऐसे 5 अंडे रहेंगे। ठीक, इस तरीके से फिर एक कैप्सूल देगा तो फिर 5 अंडे, ऐसे तरीके से 100 कैप्सूल देता है, लगभग 500 अंडे ये एक बार में प्रोड्यूस करता है। फिर फीमेल इंसेक्ट हैज़ लॉन्ग ओविपोजिटर इन सैंडी सॉइल टू बोर द होल 2 to 3 इंचेस डीप। कहने का मतलब जो फीमेल इंसेक्ट होता है इनका जो ओविपोजिटर होता है सैंडी सॉइल में, ये 3 इंच तक होल करते हैं। ओविपोजिटर मतलब जब इनके अंडे देने की प्रक्रिया होती है उसी को ओविपोजिशन बोलते हैं। इसको मैंने बताया था, ओविपोजिशन में अंडे देने की प्रक्रिया को ही कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जब इंसेक्ट को अंडे देने होते हैं तो ये सैंडी सॉइल को चुनती है, क्योंकि सैंडी सॉइल में
गड्ढा करना आसान होता है। तो सैंडी सॉइल में ये गड्ढा करेगी कितना, 2 से 4 इंच तक गड्ढा करेगी, क्योंकि डेजर्ट लोकेस्ट है तो डेजर्ट में आपको ज़्यादातर मिट्टी ही देखने को मिलती है, सैंड ही देखने को मिलती है। तो वहाँ पर 2 से 4 इंच गहराई में गड्ढे करेगा और वहाँ पर फिर ये अंडे देना स्टार्ट करती है। द समर ब्रीडिंग अकर्स ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर, जुलाई से सितंबर के बीच में जो ब्रीडिंग होती है वो समर ब्रीडिंग होती है। और ये कब से शुरू होती है, जुलाई से शुरू होगी और मानसून ख़त्म होने तक सितंबर तक ये चलती है। इन दीज क्वेश्चन एग आर हैच आउट एंड निम्फल पीरियड इज़ अबाउट 10 to 15 डेज। इन्हीं के बीच में, इन जो जुलाई अगस्त सितंबर जो 3 महीने होते हैं, इन्हीं 3 महीने में अंडे देती हैं। अंडे देने के बाद फिर क्या होता है, उनकी हैचिंग होती है। अंडे से वो निकल जाते हैं, क्या कहते हैं, निम्फ निकल जाते हैं। और ये निम्फ 12 से 15 दिन के भी हो जाते हैं। विद इन दिस पीरियड इमर्ज ऑफ 5 निम्फल इंस्टर्स। इनके इसी पीरियड के दौरान, इन्हीं 3 महीनों के दौरान 5 निम्फल इंस्टर्स होते हैं। मतलब निम्फ के 5 तरीके के क्या होते हैं, इनकी मेटामॉर्फोसिस होती रहती है। मेटामॉर्फोसिस समझते हो, मतलब इसके अंदर जो ऐसा समझो जैसे यार केचुली छोड़ना होता है, जैसे सांप केचुली छोड़ता है, उस तरीके से 5 बार होता है। विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ निम्फल स्टेज इमर्ज इनटू अडल्ट। इसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर ही क्या होता है कि निम्फ जो होता है वो एडल्ट में बदल जाता है। 5 बार वो क्या करेगा, इंसेस्टर्स करेगा और उसके बाद इंस्टार्स करेगा। इसके बाद फिर वो क्या बनेगा, 1 महीने के भीतर एडल्ट बन जाएगा। और जब ये डैमेज करना स्टार्ट करता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये धान है, ये धान पे लगा हुआ है। इतना भयानक तरीके से आपको ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ये पौधों को डैमेज करता है। जितनी आपको पत्तियां दिख रही होंगी उतने लोकस्ट इस पे दिख रहे हैं, डेजर्ट लोकस्ट। इनको बोलते हैं शायद टिड्डी दल, हाँ टिड्डी दल का आक्रमण हिंदी में। ये होता है जब पौधों को खा जाते हैं। आप यहाँ नीचे जो पीले पीले देख रहे हैं ये मिट्टी नहीं है, ये जो आप पीला पीला देख रहे हैं ये क्या है, यही लोकस्ट है। ये पूरी मिट्टी पर ऐसे बैठ गए हैं कि मिट्टी पूरी कवर हो गई है। और आपको ये जो थोड़े थोड़े ये उठे देख रहे हैं ये पौधे हैं, पौधों की पत्तियों को खा लेते हैं। जो थोड़ी सी हार्ड चीज़ें बचती हैं वो छूट जाती हैं, तो केवल ठूंठ बचा रहता है। इस तरीके से ये खाते हैं। अगर इसके होस्ट प्लांट की बात करें कि कौन कौन से प्लांट्स को ये खाता है, तो मोस्टली ये खाता है पर्ल मिलेट को, बोले तो पर्ल मिलेट मतलब बाजरे को खाता है, सोरघम बोले तो ज्वार को खाता है, मेज को खाता मतलब मक्का को। लेकिन ये एक तरीके का, क्योंकि पॉलीफाइगस फेस्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि केवल इतने ही को खाए। इसको जितना भी मिल जाएगा, ऑल काइंड ऑफ वेजिटेशन एक्सपेक्ट ए फ्यू नेमली आक, नीम, धतूरा, जामुन और शीशम। इन पौधों को छोड़कर किन को, आक जिसको मदार बोलते हैं, नीम को, धतूरा को और जामुन को और शीशम को, इन कुछ पौधों को छोड़कर बाकी जितने पौधे होते हैं, जितने टाइप के वेजिटेशंस होते हैं, जैसे अमरूद में बैठ जाएगा तो अमरूद की पत्तियों को खा जाएगा, आम के पौधे पे बैठेगा तो आम की पत्तियों को खा जाएगा, अगर धान पे बैठा तो धान की पत्तियों को खा जाएगा, और इन पे बैठा तो इनकी पत्तियों को खा जाएगा, जिस पे बैठेगा उनकी पत्तियों को खा जाएगा। केवल और केवल जो हार्ड स्टेम होता है वही बचता है। इतना ज़्यादा डेंजरस होता है। इसका मैनेजमेंट कैसे करें? एग कैन बी डिस्ट्रॉय बाई डीप समर प्लाविंग और फ्लडिंग। हम चाहे फ्लडिंग कर दें गर्मियों के समय में, और चाहे समर प्लाविंग कर दें। जो गर्मियों में मैंने बताया था, अभी मैं जो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्लाविंग क्या होता है, कितने तरीके का होता है, कब कब किया जाता है, कितनी गहराई में किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, एक अच्छा टिल्थ क्या होता है, ये सभी चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो मात्र 500 रुपये में मेरा कोर्स खरीद के आप जान सकते हैं। तो इसका जो एग होता है वो गर्मियों में जब हम प्लाविंग करते हैं, गर्मियों में जब खेत की जुताई करते हैं, एक गहरी जुताई कर देते हैं, तो इसके अंडे जब बिल्कुल धूप में आते हैं तो ये खराब हो जाते हैं। इनके अंडे से हैचिंग नहीं होती और निम्फ निकल नहीं पाता। द निम्फ आर द मोस्ट वनरेबल स्टेज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ। कहने का मतलब ये है कि ये ज़्यादातर जो मैनेज करने की इसकी प्रैक्टिस होती है वो केवल और केवल निम्फल स्टेज में हो सकती है। ठीक, क्योंकि अगर निम्फल स्टेज में इसको मैनेज नहीं किया गया और ये एडल्ट हो गया तब इसको मैनेज नहीं किया जा सकता। ये आपकी फसलों पे जो अगर बैठ गया तो आपकी फसलों को नुकसान करेगा ही करेगा। आप चाहे कोई भी इंसेक्टिसाइड डाल लो, चाहे कोई भी तरीके निकाल लो। हाँ, एक चीज़ है,
आप इसको कम कर सकते हो। जैसे 100% नुकसान होना रहेगा तो कहो 60% हो, 70% नुकसान हो, 40% नुकसान हो, लेकिन नुकसान होगा, आप कुछ भी कर डालो। तो इस वजह से इसका मैनेजमेंट करने का दो ही तरीका होता है। एक तो जब ये एग स्टेज में हो तब समर प्लाविंग करके या फिर फ्लडिंग करके खेतों में पानी भर के इसको डिस्ट्रॉय कर दो, और या तो जब ये निम्फल स्टेज में आए तो निम्फल स्टेज में किसी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करके इसको ख़त्म कर सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये भी है क्योंकि ये बहुत दूर तक माइग्रेट करते हैं, डेजर्ट लोकेस्ट जो होते हैं। अब आप ऐसे अंदाज लगाइए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में फिर आया तो आप केवल अपने ही खेत में तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगर अपने खेत में आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, बगल वाले ने नहीं किया, तो वहाँ पर हो गया। जैसे मान लो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के किसानों ने थोड़ा सा नहीं किया मैनेज। उन्होंने क्या किया कि गर्मी के मौसम में इसके अंडे खूब बड़े हो गए, फिर बाद में जब ये एडल्ट और निम्फ बन जाएंगे तब ये इंडिया में जब ये आक्रमण करेंगे तो हम इनको रोक थोड़ी पाएंगे। इसीलिए इनको रोकने का जो एक तरीका है वो ये है कि सभी लोग सामूहिक तरीके से इसको प्रयोग करें, इसका कि सामूहिक तरीके से इसको नष्ट किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो टिड्डियों दल का आक्रमण होता है ये साल 2-3-4 साल में एक बार होता है। उस समय जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन होती हैं, सॉरी इकोनॉमिक कह रहा हूँ, इकोलॉजिकल जो कंडीशन होती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत फेवरेबल हो जाता है। उनको टेम्परेचर अच्छा मिल गया और ह्यूमिडिटी अच्छी मिल गई, वेजिटेशन अच्छा मिल गया, तो फेवरेबल जब वो क्लाइमेट पा जाते हैं तो फेवरेबल क्लाइमेट पाने पर वो बहुत ज़्यादा हैचिंग और अंडे दे देते हैं और ढेर सारे तब निम्फ निकलते हैं और उनकी जनसंख्या एकाएक बढ़ जाती है। फिर बाद में जब प्रतिकूल मौसम आएगा तो ये ऑटोमेटिक मर जाते हैं, इनकी जनसंख्या फिर से कंट्रोल आ जाती है। तो ये 4-5 साल में एक बार ऐसे होता है कि इनकी जनसंख्या एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर ये पौधों को नुकसान करेंगे। बिकॉज एट सेकेंड एंड थर्ड निम्फल स्टेज, जैसे मैंने बताया ना 5 बार ये हैचिंग, वो 5 बार इनके केचुली छोड़ते हैं, तो जो थर्ड और सेकंड जो निम्फल स्टेज होता है ये की स्टेज होता है जब इसकी पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ये बहुत वीक होते हैं। इन पे इंसेक्ट डालेंगे इंसेक्टिसाइड तो ये मर जाएंगे आराम से। ए ट्रेंच कैन बी डग अराउंड द ब्रीडिंग फील्ड, जो ब्रीडिंग फील्ड होती है लोकस्ट की, जैसे हमको पता चल गया कि लोकस्ट जो है यहाँ पर ब्रीडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ढेर सारे लोकस्ट हैं जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एक गड्ढा खोद देंगे चारों तरफ। जैसे मान लो हमें पता चल गया कि इस खेत में जो है वो ब्रीडिंग चल रही है, तो हम क्या करेंगे कि इस खेत के चारों तरफ एक बड़ा सा गहरा गड्ढा खोद देंगे, सो दैट व्हेन निम्फ इमर्ज दे कैन बी बर्न अंडर सॉइल। और एक गड्ढा खोदे रहेंगे तो क्या होगा, उसको आसानी से हम जला देंगे। जैसे हमको पता चलेगा अब निम्फल स्टेज आ गई तो थोड़ा चाहे पेट्रोल चाहे डीजल डाल के या फिर चाहे कोई रेजिड्यू डाल के, क्रॉप का रेजिड्यू डाल के उनको जला देंगे तो निम्फ जो है वो जल के सब मर जाएंगे। और मिथाइल पैराथियान 2% कैन बी डस्टेड टू किल द इमर्जिंग निम्फ। ये मिथाइल पैराथियान जो एक दवा आती है वो 2% की दर से इसका एक मिक्सचर बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, डस्टिंग कर देंगे। एक तरीका का पाउडर होता है, इसकी डस्टिंग कर देंगे, तो डस्टिंग करने से भी इसका जो निम्फल स्टेज है वो मर जाता है। एडल्ट स्टेज में इसको मारना लगभग नामुमकिन होता है। व्हेन इन्फेस्टेशन स्टार्ट ऑन फील्ड, क्रॉप और वेजिटेशन अराउंड द फील्ड डस्ट मिथाइल पैराथियान 2% या फिर मैलाथियान 5% एट द रेट ऑफ 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से इन पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं, बुरक सकते हैं। एंड ऑन फील्ड क्रॉप इंक्लूडिंग फील्ड बॉर्डर एंड वेजिटेशन ऑफ नॉन क्रॉप्ड एरिया। कहने का मतलब यह है कि मैलाथियान, मिथाइल पैराथियान, इन सभी दवाओं का हम थोड़ा उपयोग करके रोक सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनकी ये है कि अगर दवा हम छिड़कने जाएंगे तो ये उड़ जाएंगे और जब दवा छिड़क के हम निकलेंगे तब ये बैठ जाएंगे, तो दवा इनके ऊपर पड़ नहीं पाती है। और दवा जिनके ऊपर पड़ेगी नहीं तो ये इतने रेजिस्टेंट होते हैं कि जब ये पत्तियों को खाते हैं जिस पे दवा पड़ी हुई है तो ये पच जाता है, इनको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता। अगर डायरेक्ट ये संपर्क में आएंगे तभी मरते हैं, तो डायरेक्ट आते नहीं हैं क्योंकि जब आप छिड़कने जाओगे तो ये उड़ जाएंगे, फिर बाद में जैसे आप छिड़क के हटोगे तैसे फिर आके बैठ जाएंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम ये करते हैं। मतलब आदमी ऐसे समझो ये एक तरीके से बेबस हो जाता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे खेत में अगर आग लग जाए तो क्या करोगे, तुरंत ही तो बुझा नहीं सकते। जब तक पानी की व्यवस्था करोगे या जब तक डंडे से पीटोगे, बालू की व्यवस्था करोगे, तब तक खेत जल जाएगा। उसी तरीके से आदमी लाचार होता है जब लोकस्ट का अटैक होता है। इतने डेंजरस होते हैं जिनको टिड्डी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम टर्माइट की, जिसको कहते हैं दीमक।
ओडोंटोटर्मिस ओबिसस इसका साइंटिफिक नेम होता है और ये टर्मिटिडी फैमिली से बिलोंग करता है और आइसोप्टेरा जो ऑर्डर होता है इंसेक्ट का उसी से ये बिलोंग करता है टर्माइट। इट इज़ आल्सो नोन एज व्हाइट एंट, इनको सफ़ेद चींटी के नाम से भी जानते हैं। ये इस तरीके के होते हैं, इस तरीके का दिखता है, जब जूम करके देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, नहीं तो ये लकड़ियों में इस तरीके से होता है। और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में इस तरीके का मैकेनिज्म होता है कि ये सेलुलोज को पचा लेते हैं। तो क्योंकि जो पेड़ होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, उसमें सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो क्योंकि ये सेलुलोज को पचा लेते हैं इसीलिए लकड़ियों को ये खूब खाते हैं। लकड़ियों को खाकर लकड़ियों को मिट्टी मिट्टी कर देंगे। टर्माइट लिव्स इन सोशल कॉलोनी, जैसे मैंने बताया था कि ये सोशल इंसेक्ट होते हैं जो कि एक कॉलोनी बना के रहते हैं, एक तरीके के सामाजिक कीट होते हैं। इन अंडरग्राउंड नेट मेक अर्थन माउल्ड, ये एक अर्थन माउल्ड बनाते हैं, बोले तो एक तरीके की माद बना लेते हैं अंदर। जब आप जैसे चींटियाँ बनाती हैं ढेर सारे ऐसे ब्रांचिंग करके बनाती हैं, उसी तरीके से आंट भी बनाती हैं। इनका ऐसा समझो कि ज़मीन के अंदर जब गड्ढा होता है तो एक पूरी कॉलोनी बने रहेगी जिसमें सड़कें रहेंगी, घर रहेगा, इस तरीके का पूरा एकदम सिस्टम इनका बना होता है। कभी यूट्यूब पर सर्च करना तो आपको टर्माइट का जो घर है वो ऐसे मिलेगा, इतना नक्काशीदार बनाया रहता है। कभी आप इमेजिन करोगे या देखोगे तो आप सोचोगे कि एक छोटा सा इंसेक्ट ये ग्रुप में रह के कितने अच्छे तरीके से बनाते हैं। जैसे मेसोपोटामिया और मोहनजोदाड़ो में हम लोग मानव सभ्यता ने अपना घर बनाया था कि घर है यहाँ, ये है, ये सड़कें हैं, उसी तरीके से ये भी अपनी पूरी कॉलोनी बनाते हैं, मिट्टी के अंदर बनाते हैं और कई बार ये लकड़ियों में भी बना लेते हैं। ठीक, बात करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव कास्ट की। तो रिप्रोडक्टिव जो इनका कास्ट होता है, कॉलोनाइजिंग इंडिविजुअल, विंग्ड इंडिविजुअल जो होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ड्यूरिंग रेनी सीजन। कहने का मतलब जब इन दीमक के अंदर पंख होते हैं, दीमक के अंदर पंख भी पाए जाते हैं एक स्टेज में, इनकी लाइफ साइकिल के एक स्टेज में इन पे पंख भी लगे होते हैं। तो जब इनमें पंख होते हैं तभी ये दोनों मेल और फीमेल उड़ते हैं और हवा में मैटिंग करते हैं। जब ये एक बार मैटिंग कर लेती है फीमेल तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर मैटिंग दे कास्ट ऑफ द विंग, उसके बाद ये अपने जो पंख होते हैं उसको ये गिरा देते हैं। अब पंख गिरा देंगे और उसके बाद एक नई कॉलोनी जाएंगे। देखो ध्यान से समझना, एक पुरानी कॉलोनी में से एक मेल और फीमेल दोनों उड़े, ठीक, उनके पंख निकल आए, वो दोनों उड़े, उड़ के क्या करेंगे, मैटिंग करेंगे और मैटिंग करके फिर अपने पंखों को गिराकर कहीं एक जगह पर जाएंगे, गिर जाएंगे। अब एक बार उसने क्या कर लिया है, जो फीमेल है जिसको हम क्वीन बोलते हैं, रानी, फीमेल ने क्या कर लिया है, उसने एक बार मैटिंग कर लिया है। अब उसके बॉडी में इतने अंडे रहेंगे, इतने ढेर सारे अंडे वो देगी एक ही बार मैटिंग करके। और जो उसमें मेल होता है जिसको हम किंग बोलते हैं, उसका काम फिर हो जाता है ख़त्म। फिर वो एक नई कॉलोनी बनाते हैं, यहाँ से उड़ गए पुरानी कॉलोनी से, अब उसके पंख टूट गए हैं, फिर वहाँ गिरेंगे और दूसरी कॉलोनी, एक अच्छी नई कॉलोनी बनाएंगे और उसमें पूरी अपनी जनसंख्या फैलाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें बनाते हैं सबसे पहले वो क्या बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं क्वीन। ये होती है क्वीन, इतनी बड़ी सी होती है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये वर्कर टर्माइट हैं, जो कि वर्कर टर्माइट सेवा करती हैं रानी की। तो ये कितने छोटे छोटे हैं और वहीं एक टर्माइट इतना बड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या करती है कि ये मैटिंग कर चुकी है, मैटिंग करके जो किंग था उससे मैटिंग कर चुकी है। अब ये केवल और केवल अंडे देगी और अंडे से फिर ढेर सारे बच्चे निकलेंगे। इनका यही काम है। ओनली परफेक्टली डेवलप्ड फीमेल इन द कॉलोनी, केवल एक, अगर इनकी कॉलोनी में 70,000 80,000 टर्माइट हैं तो केवल एक ही टर्माइट ऐसी होगी जो परफेक्टली डेवलप होगी। जब ये पुरानी कॉलोनी से उड़ी थी तब उस समय ये परफेक्टली डेवलप नहीं हुई थी, वहाँ से उड़ी, मैटिंग हुआ, फिर ज़मीन पर गिरी, एक नई कॉलोनी बनाई, तब इतने में जाके वो परफेक्ट डेवलप हो पाई। अब वो तब तक उसमें रहेगी, एक ही रानी रहेगी। दूसरी रानी तभी बनेगी जब या तो ये रानी मर जाए और या तो फिर अगर किसी और को रानी बनना होगा तो वहाँ से उड़ के वो जाएगी, दूसरी कॉलोनी बनाएगी। इट मेजर्स अबाउट 5 to 7.5 सेंटीमीटर, ये 5 से 7.5 सेंटीमीटर के जितनी लंबी होती है। एंड सी यूज नोन एज द एग लेइंग मशीन, इसको अंडे देने की मशीन भी कहते हैं। जैसे बच्चे देने की अंडे देने की मशीन, ठीक। तो अंडे देने की मशीन मतलब ये खाली अंडा ही देती रहती है। इट लेइंग 1 एग पर सेकेंड, यानी कि 70,000 से 80,000 अंडे 24 घंटे के अंदर ये दे देती है। 24 घंटे के अंदर कितना अंडा, 70,000 से 80,000 बच्चे ये पैदा कर देती, हर सेकंड एक अंडे ये देती रहती है।
क्वीन फीड बाई वर्कर, क्वीन को जो खाना मिलता है, क्योंकि अब ये मैटिंग करके बैठ गई है, केवल अंडे देगी और इसको कुछ नहीं करना है, तो ये कुछ नहीं करेगी, तो इसको खाने के लिए कौन ला के देगा? जो वर्कर टर्माइट्स होते हैं ये लाकर इसको खाने के देंगे। चॉइसेस फूड लिव इन रॉयल चैम्बर, ये रॉयल चैम्बर में रहती है, इसका एक बड़ा सा चैम्बर होता है, मतलब इसे रानी का एक पूरा बाकायदा एक घर बना होता है, उसी में ये रहती है। और इसको अच्छे से अच्छा, जो सबसे अच्छा इनका खाना हो सकता है वो वर्कर भी इनको लाके प्रोवाइड करती है, और ये वहीं बैठे बैठे खाती है, इसको कहीं कहीं जाना नहीं होता है। व्हिच सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द नेस्ट, जो इनकी कॉलोनी होती है वो कॉलोनी के बिल्कुल सेंटर में रहती है रानी। जैसे राजा रानी किले के बिल्कुल अंदर रहते हैं और जनता बिल्कुल बाहर पूरे साम्राज्य में फैली रहती है, उसी तरीके से ये भी रहती है रानी, बिल्कुल कहाँ रहेगी? सेंटर में रहेगी। जो कॉलोनी इनकी बनी होती है मिट्टी के अंदर या पेड़ के अंदर लकड़ियों के, तो उनके बिल्कुल ये बीच में रहती है, और बड़ा सा इसका चैम्बर होता है। ये और कुछ नहीं करती, केवल खाएगी और अंडे देगी, खाएगी और अंडे देगी। किंग की बात करें, इट डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, जब अंडे देती है ये टर्माइट, तो उसमें कुछ अंडे ऐसे होते हैं जो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइज्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं यही बाद में बड़े होकर क्या बनते हैं? किंग बनते हैं। इट लिव्स विथ क्वीन इन रॉयल चैम्बर, ये रॉयल चैम्बर में ये जो किंग होता है ये रॉयल चैम्बर में रानी के साथ ही रहता है, और ये क्वीन से थोड़ा छोटा होता है। ये क्वीन देखो इतनी बड़ी सी है और ये देखो ये छोटा सा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर ये किंग, ये इसका इतना पार्ट बहुत छोटा सा है, जबकि इसका बड़ा सा है। ऊपर से अगर देखोगे आगे से, तो ये इतना, तो इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, लेकिन रानी का ये पीछे वाला पार्ट इतना बड़ा सा हो गया है, जबकि राजा का छोटा सा है। और ये जिस चैम्बर में रहते हैं ये रॉयल चैम्बर में रहते हैं, जो कि रानी से छोटा चैम्बर होता है राजा का भी। एंड मेट विथ क्वीन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम ये क्या करते हैं? मैटिंग करते रहते हैं। जैसे अंडे इसके जब खत्म होंगे तो फिर एक बार ये मैटिंग करेगा, फिर इसी तरीके से अपने पड़े रहते हैं। फिर उसके बाद कम्प्लीमेंट्री कास्ट, कुछ इनके अंदर कम्प्लीमेंट्री कास्ट होती हैं। जैसे मैंने बताया, दो तो ऐसे होते हैं जो पुरानी कॉलोनी से उड़ के आए नई कॉलोनी बनाने के लिए, एक राजा बन गया और एक रानी बन गई। अब इसके बाद कुछ कम्प्लीमेंट्री कास्ट होती हैं। शॉर्ट विंग व विंगलेस, चाहे शॉर्ट विंग हो जिनके विंग छोटे छोटे होते हैं पंख, या फिर जिनके अंदर पंख ही नहीं होते, बोथ सेक्सेस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लीड ए सबटेरेनियन लाइफ, दे रिप्लेस इन प्लेस ऑफ क्वीन किल आफ्टर अल्टीमेटली डेथ ऑफ देम। कहने का मतलब ये है कि ये जो कम्प्लीमेंट्री कास्ट होते हैं ये ऐसे, जैसे कम्प्लीमेंट में ऐसे पड़े रहते हैं, कम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे मान लो कि हमारा ये चीज़ ये ख़त्म हो गया, तब ये दूसरा यूज करेंगे, उसी तरीके से होता है। तो ये कुछ है इसमें ऐसे टर्माइट्स रहते हैं जो कम्प्लीमेंट्री कास्ट के तरीके से रहते हैं। इनका काम क्या होता है कि जब किंग या क्वीन दोनों में से अगर कोई एक मर जाएगा, क्वीन मर गई तो क्वीन की जगह ले लेगा, और किंग मर गया तो किंग की जगह ले लेगा। क्योंकि जो उनकी कॉलोनी है, ऐसे कॉलोनी वो छोड़ते नहीं कि अब क्वीन मर गई तो कॉलोनी बिल्कुल ख़राब होगी। क्वीन अगर मर गई तो क्वीन की जगह पे कोई एक दूसरी टर्माइट जो अच्छे से डेवलप हो जाएगी वो क्वीन की जगह ले लेगी, लेकिन एक टाइम पर एक ही रहेगी क्वीन, और राजा भी एक टाइम पर एक ही रहेगा। अब स्टेराइल कास्ट होती है, कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं टर्माइट जो स्टेराइल कास्ट के होते हैं, जिसमें आता है वर्कर। दे डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज जो एग होता है उससे क्या डेवलप हुआ? किंग डेवलप हो गया। और जो फर्टिलाइज एग हुआ उसमें क्या डेवलप हुआ? वर्कर बी। इसी वर्कर बी में से कोई एक जो इंसेक्ट कोई एक टर्माइट जो होती है वो रानी बनती है, सभी नहीं बनते, कोई एक ही बनेगी, उसमें से आपस में चूज कर लिया जाएगा इनके द्वारा, और कोई एक जो वर्कर बी है वही फिर बन जाएगी क्वीन। बट रिमेन स्टंटेड एक्चुअल मेंबर दैट काजेज डैमेज टू क्रॉप, यही केवल होते हैं क्योंकि मेल भी नहीं जाता कहीं, फीमेल और जो किंग है वो भी कहीं नहीं जाता, और क्वीन जो है वो भी कहीं नहीं जाती। तो जो डैमेज करती है, मतलब जो राशन लाएंगे, मतलब जो खाने के लिए लाएंगे, यानी कि लकड़ियों को जो काट काट के ले जाती हैं, दीमक जो लगती है, जो डिस्ट्रॉय करती है हमारी क्रॉप को, वो कौन करता है? वर्कर भी, क्योंकि यही लाते हैं, खाने का प्रबंध करने का काम इन्हीं का होता है, तो यही हमारी क्रॉप को डैमेज करते हैं। इस तरीके से ये वर्कर भी होते हैं। ठीक, स्मॉलर
देन सोल्जर, ये सोल्जर जो की होती है टर्माइट होती है उनसे छोटे होते हैं और न्यूमेरस इन पॉपुलेशन, और इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती है टर्माइट की कॉलोनी में वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है फर्टिलाइज्ड एग की होती है, जो कि एक तरीके का वर्कर होती हैं। एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन एंड डिफेंस ऑफ community, particularly all other duties are performed by the worker. They take care of eggs, feed queens, cultivate fungus from ambrosia in underground gardens. बात समझना, जितने भी पूरे कॉलोनी में जितने काम होंगे, क्योंकि किंग का काम मैटिंग करना होता है, क्वीन का काम अंडे देना होता है, बाकी और जितने काम बच रहे हैं वो सभी काम कौन करेगा? ये वर्कर जो टर्माइट्स होती हैं ये करती हैं। जैसे रानी को भोजन उपलब्ध कराना, अगर कुछ टर्माइट्स मर गई हैं तो उनको निकाल के कॉलोनी से बाहर करना, ये भी काम होता है। खाना ले के आना, एग जो हैं जो टर्माइट ने जो क्वीन ने अंडे दिए हैं उन अंडे की हैचिंग करना, मतलब अंडे की देखभाल कराना कि उसमें से फिर से टर्माइट निकल पाएँ, ये सभी काम इन्हीं का होता है। फंगस को कल्टीवेट करना, ये सभी काम जितने होते हैं ये सब वर्कर भी करते हैं। अब बात करते हैं सोल्जर की। बोले तो जो सैनिक टर्माइट होते हैं जिनको हम सैनिक दीमक बोलते हैं, दे डेवलप्ड अनफर्टिलाइज्ड एग, ये भी अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं एंड रिमेनिंग अंडर डेवलप। बात समझना, जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, ध्यान से समझना, जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो क्वीन बनेगा और वर्कर बनेगा। फर्टिलाइज एग क्या बनेगा? क्वीन बनेगा और वर्कर बनेगा। लेकिन जो क्वीन है वो पूरा डेवलप होगी और जो वर्कर होगा वो पूरा डेवलप नहीं होगा, स्टंटेड होते हैं। और जो अनफर्टिलाइज्ड होंगे, अनफर्टिलाइज्ड में जो एग होते हैं उसमें अगर फुल्ली डेवलपमेंट हो गए तो वो किंग बन गया, और अगर फुल्ली डेवलपमेंट नहीं हुआ, अंडर डेवलप हैं, तो वो फिर क्या बन गए? वो सोल्जर बन गए। सोल्जर इस तरीके से होते हैं, इनके आगे एक तरीके का सूंड होता है जो काफ़ी नुकीला होता है। दे मोस्ट स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एंड कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द लार्ज हेड, इनका जो सर होता है ये बड़ा सा होता है, एंड स्ट्रॉन्ग काइटिनाइज्ड स्केल शेप मैंडिबल्स एडाप्टर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द कॉलोनी, मतलब आगे इनके ये दांत जो होते हैं, मैंडिबल्स जो होते हैं, ये बहुत एडॉप्टेड हो जाते हैं। एक तरीके से इनका मैंडिबल थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, थोड़ा नुकीला हो जाता है, और इसी से ये काटते हैं आक्रमण जब इनके ऊपर होता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, तो इसके मैनेजमेंट में व्हेन ए कॉलोनी इज इस्टेब्लिश, जब एक कॉलोनी इस्टेब्लिश हो जाती है, इट इज़ नॉट सो इजी टू इरेडिकेट, इनको तब हटाना इतना आसान नहीं होता है। जब इनकी एक कॉलोनी फुल्ली इस्टेब्लिश हो जाएगी तो इनको हटाना काफ़ी कठिन होता है। ओनली श्योर मेथड इज़ टू रीच द सेंटर ऑफ नेस्ट एंड किल द क्वीन एंड कम्प्लीमेंट्री फॉर्म्स। कहने का मतलब ये है कि इनको ख़त्म करने का एक ही तरीका होता है, कॉलोनी में घुसो और रानी को मार दो। क्योंकि अगर वर्कर को मारोगे, जैसे हमने मान लो दवा डाल दिया, गर्म पानी डाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो वर्कर मरेंगे जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन अगर रानी बच गई किसी तरीके से तो फिर क्योंकि 24 घंटे में 60-70 हज़ार अंडे दे देती है, तो फिर कुछ दिन में वो फैल जाएंगे, फिर उतने ही हो जाएंगे। बिफोर सोइंग ग्रेनुलर एप्लीकेशन ऑफ रीगेंट एक तरीके की दवा आती है, वो पिप्रोनिल के नाम से 5% ESC 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के दर से अगर सोइंग के पहले इसको डाल दें, ये ग्रेन्युलर फॉर्म में होता है, मतलब एक तरीके का ग्रेन होता है दानेदार, उसको अगर खेत में छिड़क दो और उसके बाद फिर क्या करो, तब सोइंग करो, तो इससे मिट्टी में ये मिल जाएगा और जो टर्माइट हैं उनकी संख्या को ये कंट्रोल कर लेगा। शुड नॉट बी यूज ऑफ अनडिकम्पोज्ड ग्रीन मैन्योर एंड फार्म यार्ड मैन्योर एट टर्माइट ससेप्टेबल फील्ड। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि इस फील्ड में टर्माइट लग सकती हैं तो हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि चाहे हम वर्मी कंपोस्ट डालें, चाहे फार्म यार्ड मैन्योर डालें, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डालें, तो वो ऑर्गेनिक मैटर फुल्ली डिकम्पोज हो, अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो गया हो। क्योंकि अगर वो फुल्ली डिकम्पोज नहीं है तो उसमें सेलुलोज होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, स्टार्च होगा। तो इन सभी चीज़ों, ये जो सभी चीज़ें होती हैं, चाहे वो सेलुलोज हो, स्टार्च हो या अनडिकम्पोज्ड कोई ऑर्गेनिक मैटर हो, ये सभी एक फूड मटेरियल होता है टर्माइट के लिए। तो टर्माइट जहाँ खाना पाएगी वहीं जाएगी, वहीं कॉलोनी बनाएगी। तो अगर फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो कुछ भी हमने खेत में डाला है,
अगर वो अच्छी तरीके से सड़ा हुआ नहीं है तो उसमें टर्माइट लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए अगर हमको ऐसा लगता है कि फील्ड में टर्माइट का प्रकोप हो सकता है तो जब भी हम फार्म यार्ड मैन्योर या कोई ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि ये फुल्ली डिकम्पोज्ड हैं, अच्छे तरीके से ये सड़ चुके हैं। सीड ट्रीटमेंट कर दो क्लोरोपाइरीफॉस से 20 EC 450 ml पर 100 किलोग्राम सीड में मिला के, इसके जैसे गेहूं की बुआई जब करते हैं क्लोरोपाइरीफॉस से इसका सीड ट्रीटमेंट कर दो। इन स्टैंडिंग क्रॉप एप्लीकेशन ऑफ क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 4 लीटर पर हेक्टेयर की दर से क्लोरोपाइरीफॉस डाल दो, तो इससे भी टर्माइट कंट्रोल हो जाती है। और फिफ्रोनिल जिसको रीजेंट बोलते हैं वो 5SC 18 किलोग्राम पर हेक्टेयर ग्रेनुलर फॉर्म में जो किया जाता है, इसको डाल सकते हो स्टैंडिंग क्रॉप में। इसके बाद सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो इमिडाक्लोप्राइड, इससे जिसको हम प्रोवोडो बोलते हैं, इफिशिएंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टर्माइट इन्फेस्टेशन इन नर्सरी स्टेज। नर्सरी स्टेज में अगर जब होगा तो इसको डाल के हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एक तरीके का टेम्परेरी कंट्रोल मेजर ये भी होता है कि खेत में पानी भर दो। जब फील्ड में हम पानी भर देंगे तो टर्माइट का जो जनसंख्या होती है वो बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी में बहुत मर जाते हैं, बहुत उनकी जनसंख्या कंट्रोल हो जाती है। जब तक पानी भरा रहता है तब तक ये डैमेज भी नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि ये जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं तो ये केवल एक तरीके का ऐसा समझो कि टेम्परेरी होता है, क्योंकि जैसे पानी सूखेगा वैसे फिर इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से भी हम इसको रोक सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर हाँ आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो 500 रुपये में आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को 1 घंटे का लेक्चर, लगभग 250 लेक्चर पढ़ाने वाला हूं। BSc फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा मात्र 500 रुपये में। 500 रुपये पे करिए, स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड करिए जो लिंक मैंने दिया है वहाँ से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।